सोचने वाली बात है। हम एक इतनी बड़े घूमती हुई गेंद पर रहते हैं और किसी तरह हमने इस पर किसी भी जगह का एक यूनिक पता बनाने का तरीका निकाल लिया है। चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या समंदर के बीच में एक जहाज। ये हुआ कैसे, आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए डॉक्टर सुरेंद्र का एक लेक्चर है जो भूगोल की इन्हीं बुनियादी बातों को समझाता है। तो हमारा मिशन है इस लेक्चर के सबसे जरूरी हिस्सों को एक बातचीत के अंदाज में समझना। हाँ, ताकि एलबीएसएनए का रास्ता थोड़ा और आसान लगे। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जरूर। और ये सिर्फ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स रटने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान यानी स्पेशल साइंस क्यों है। अच्छा। किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए, चाहे वो मौसम हो, इकोनॉमी हो या फिर कोई जंग, उसकी सटीक लोकेशन जानना वो पहला कदम है। सही बात है। और इस पूरे ग्लोबल एड्रेस सिस्टम की नींव वो 1884 में वॉशिंगटन डीसी में हुई एक कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। हाँ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। वहीं से सब कुछ तय हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम 1884 में हैं और हमें ये सिस्टम बनाना है। सबसे पहली चुनौती क्या होगी? हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा, उत्तर दक्षिण के लिए और पूर्व पश्चिम के लिए। सही पकड़ा। और प्रकृति ने हमें एक समस्या का हल तो दे दिया था, लेकिन दूसरी का नहीं। अच्छा। लेक्चर में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पृथ्वी को एक सेब की तरह सोचें। ठीक है। अगर आप उस सेब को घुमाएंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जो स्थिर रहते हैं, ऊपर का डंठल और नीचे का हिस्सा। हाँ, जो घूमते नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में जो सबसे चौड़ी लाइन बनती है वो हो गया हमारा भूमध्य रेखा, इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर। तो ये एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो उत्तर दक्षिण की समस्या के लिए हमारे पास एक नेचुरल 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर। तो फिर ये अक्षांश या लैटिट्यूड क्या है? क्या ये इक्वेटर से बस दूरी है? दूरी, लेकिन सीधी रेखा में नहीं। ये एक कोणीय दूरी है, एक एंगुलर डिस्टेंस। कोणीय दूरी मतलब? इसे ऐसे समझिए, सेब के ठीक केंद्र में जाइए। ठीक है। वहां से इक्वेटर तक एक लाइन खींचिए। अब केंद्र से ही सतह पर किसी और पॉइंट तक एक दूसरी लाइन खींचिए। इन दोनों लाइनों के बीच जो कोण बनेगा, जो एंगल होगा, अच्छा, वही उस पॉइंट का लैटिट्यूड है। इसे उत्तर या दक्षिण में मापा जाता है। इक्वेटर 0 डिग्री है और ध्रुव वो 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण है। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। अगर लैटिट्यूड सिर्फ केंद्र से बना एक एंगल है, तो 30 डिग्री उत्तर, ये तो पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा वॉन्ग, एक पूरा सर्कल होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। इस पर तो हजारों शहर हो सकते हैं। दिल्ली, कायरा, शांघाई, सब लगभग इसी के पास है। तो ये एक यूनिक एड्रेस तो नहीं हुआ? एग्जैक्टली। आपने उस समस्या को पकड़ लिया जिसे सुलझाने के लिए अगला कॉन्सेप्ट आया, और वो है समानांतर या पैरेलल। अच्छा। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अनगिनत बिंदु हैं। जब हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो उस रेखा को 30 डिग्री उत्तरी समानांतर कहते हैं। इन्हें समानांतर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। हाँ, और कभी मिलती नहीं है। अच्छा, तो ये एक बहुत जरूरी टेक्निकल डिस्टिंक्शन है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, एक कौन है, एक एंगल जी। और समानांतर मतलब पैरेलल, उस एंगल पर मौजूद सभी पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक असली रेखा है, एक सर्कल है। ये क्लियर हो गया। बिल्कुल। तो ठीक है, उत्तर दक्षिण की पहेली सुलझ गई, लेकिन वो दिल्ली और काहिरा वाली समस्या तो अभी भी है। इस पूर्व पश्चिम की पहेली को कैसे सुलझाया गया? ये ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ प्रकृति ने हमें कोई नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था। मतलब कोई प्राकृतिक जीरो लाइन नहीं थी? नहीं थी। पृथ्वी पर ऐसा कोई खास निशान नहीं है जहां से हम कह सकें कि यहाँ से पूर्व और पश्चिम शुरू होता है। इसीलिए 1884 की कॉन्फ्रेंस में इतनी बहस हुई थी। अच्छा। हर देश चाहता था कि उसके यहाँ से गुजरने वाली लाइन को 0 डिग्री माना जाए। फ्रांस कह रहा था कि पेरिस से लाइन जानी चाहिए। स्पेन अपने लिए लड़ रहा था। तो फिर लंदन के पास ग्रीनविच को ही क्यों चुना गया? मतलब कुछ तो खास वजह रही होगी। इसके पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि उस समय की जियोपॉलिटिक्स और प्रैक्टिकलिटी थी। पहला और सबसे बड़ा कारण था कि उस वक्त दुनिया का लगभग 70-75% व्यापार ब्रिटिश जहाजों पर होता था। और उन सभी के नेविगेशन चार्ट्स और नक्शे, अच्छा, वो पहले से ही ग्रीनविच को 0 डिग्री मानकर बने थे। तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता। बहुत मुश्किल और खर्चीला होता।
दूसरा, बेशक ब्रिटिश साम्राज्य का उस समय दुनिया पर जो दबदबा था उसका भी असर था। और कोई प्रैक्टिकल वजह भी थी? हाँ, एक बहुत बड़ी वजह थी। 0 डिग्री के ठीक विपरीत पृथ्वी के दूसरी तरफ 180 डिग्री देशांतर की रेखा होती है। इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन बनाना था, जहां से कैलेंडर का दिन बदलता है। अच्छा। ग्रीनविच को 0 मानने से 180 डिग्री की लाइन ज्यादातर प्रशांत महासागर के खाली हिस्से से गुजरती है। अगर पेरिस को 0 मानते तो ये लाइन किसी बड़े देश के बीच से गुजर सकती थी, जिससे एक ही देश में 2 अलग-अलग तारीखें हो जाती। बिल्कुल, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता। समझ गई। तो सुविधा और उस समय की हकीकत ने ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन बना दिया। तो देशांतर या लॉन्गिट्यूड भी लैटिट्यूड की तरह एक कोणीय दूरी है। बिल्कुल, ये प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी है, जिसे 0 से 180 डिग्री तक मापा जाता है। और जैसे समान अक्षांश की रेखा को समानांतर कहते हैं, वैसे ही समान देशांतर की रेखा को मध्याह्न रेखा या मेरिडियन कहते हैं। लेकिन मेरिडियन ही क्यों? इस शब्द का कोई खास मतलब है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। मेरिडियन शब्द लैटिन भाषा के मेरिडीज से आया है। मेरिडीज? हाँ, मेरी का मतलब होता है सूर्य की उच्चतम स्थिति और डीएन का मतलब दिन। अच्छा। रोमनों के लिए इसका मतलब था दोपहर या मिड डे। अच्छा। और इसका भूगोल से सीधा कनेक्शन ये है कि एक ही मेरिडियन पर स्थित सभी जगहों पर स्थानीय दोपहर एक ही समय पर होता है। मतलब सूरज आसमान में अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर एक साथ पहुंचता है। एक साथ। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका मतलब सचमुच दोपहर की रेखा है। बिल्कुल। मतलब जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो उस पूरी लाइन पर, चाहे वो आर्कटिक में हो या अफ्रीका में, हर जगह सूरज अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर होता है। इसने तो समय और स्थान को एक ही धागे में पिरो दिया। सही कहा। इसीलिए सभी मेरिडियन समय के कैलकुलेशन के लिए इतने महत्वपूर्ण है। हाँ। एक और बड़ा फर्क है। क्या? समानांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कभी नहीं मिलती, लेकिन मेरिडियन रेखाएं समानांतर नहीं होती। अच्छा। वे भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूर होती हैं और ध्रुवों की तरफ जाते हुए एक दूसरे के करीब आती है और आखिर में नॉर्थ और साउथ पोल पर आकर मिल जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पूरा ग्रिड सिस्टम है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट का यूनिक पता बता सकते हैं। अब अगली समस्या पर आते हैं। अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? सीधी लाइन खींच दें? एक सपाट नक्शे पर तो सीधी लाइन ही सबसे छोटा रास्ता लगती है, लेकिन पृथ्वी गोल है। हाँ, पृथ्वी गोल है, एक स्फेयर है, और एक स्फेयर पर 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक ग्रेट सर्कल का हिस्सा होती है। ग्रेट सर्कल, ये क्या होता है? फिर से सेब वाला उदाहरण लेते हैं। ठीक है। अगर आप एक चाकू से सेब को इस तरह काटें कि चाकू ठीक उसके केंद्र से होकर गुजरे, तो कटान से जो सबसे बड़ा संभव गोला बनेगा, वही ग्रेट सर्कल है। अच्छा, जो उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। बिल्कुल। और अगर आपका चाकू केंद्र से थोड़ा भी हटकर गुजरेगा, तो एक छोटा गोला बनेगा, जिसे स्मॉल सर्कल कहते हैं। तो पृथ्वी के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी रेखाएं ग्रेट सर्कल हैं? पृथ्वी पर सभी समानांतर रेखाओं में से सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल है। भूमध्य रेखा? हाँ, भूमध्य रेखा, क्योंकि सिर्फ वही पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध 2 बराबर हिस्सों में काटती है। बाकी सभी समानांतर रेखाएं, जैसे कर्क रेखा या आर्कटिक सर्कल, वो सब स्मॉल सर्कल हैं। और मेरिडियन का क्या? हर एक मेरिडियन अपने आप में एक ग्रेट सर्कल का आधा हिस्सा होता है, एक अर्धवृत्त। अच्छा। जब एक मेरिडियन को उसके ठीक विपरीत वाले 180 डिग्री मेरिडियन के साथ मिला दिया जाता है, तब वो मिलकर एक पूरा ग्रेट सर्कल बनाते हैं। बिल्कुल। तो असल में अनगिनत ग्रेट सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो एक यूपीएससी उम्मीदवार को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज है ट्रांसपोर्टेशन में। पृथ्वी की सतह पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता हमेशा एक ग्रेट सर्कल के चाप यानी आर्क के साथ होता है। मतलब? अगली बार जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लें, तो स्क्रीन पर लगे मैप को ध्यान से देखना। प्लेन एक सीधी रेखा में जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो हमेशा एक घुमावदार रास्ता लेगा, जो अक्सर ध्रुवों के पास से होकर गुजरता है। हाँ, मैंने देखा है। वो कोई रास्ता नहीं भटक रहा, बल्कि असल में सबसे छोटा रास्ता ले रहा है। ये ग्रेट सर्कल का जादू है, जो एयरलाइंस का अरबों का ईंधन और समय बचाता है। और यही रूट जहाज भी अपनाते होंगे। हाँ, यही रूट जहाज भी अपनाते हैं।
ये तो कमाल की बात है। मतलब जो नक्शे पर लंबा और घुमावदार लगता है, असल में वही शॉर्टकट है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमने दुनिया को समझने के लिए ये सब काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। पर क्या प्रकृति में भी कोई ऐसा ग्रेट सर्कल है जो अपने आप बनता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक ग्रेट सर्कल है प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वो रेखा है जो पृथ्वी के दिन यानी प्रकाशित और रात यानी अंधकारमय वाले हिस्सों को अलग करती है। ठीक है। चूंकि ये हमेशा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये परिभाषा के हिसाब से एक ग्रेट सर्कल है। क्या सच में? मतलब मौसम का पूरा खेल बस इस बात पर टिका है कि ये प्रदीप्ति वृत्त पृथ्वी को किस एंगल से काट रहा है। बिल्कुल। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ। इसी झुकाव की वजह से ये प्रदीप्ति वृत्त साल भर अपना एंगल बदलता रहता है। गर्मियों में जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो ये वृत्त आर्कटिक सर्कल को पूरी तरह से दिन के उजाले में रखता है, जिससे वहां 24 घंटे दिन रहता है। और सर्दियों में इसका उल्टा होता है। अच्छा। यही झुकाव और प्रदीप्ति वृत्त का बदलता कोण ही दिन की लंबाई में बदलाव और मौसमों का मुख्य कारण है। वाह! तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रेट सर्कल और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये 4 कॉन्सेप्ट्स मिलकर लोकेशन, दूरी और मौसम की पूरी कहानी बताते हैं। सही कहा। चलिए इस जानकारी को कुछ प्रीलिम्स शैली के सवालों से परखते हैं। जरूर। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रेट सर्कल है? ए कर्क रेखा, बी आर्कटिक सर्कल, सी भूमध्य रेखा या डी 10 डिग्री उत्तरी समानांतर? इसका जवाब तो सीधा है। जैसा हमने चर्चा की, समानांतर रेखाओं में सिर्फ भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। हाँ, बाकी सब स्मॉल सर्कल हैं। तो सही उत्तर है सी, भूमध्य रेखा। बिल्कुल। अब दूसरा प्रश्न, इसमें थोड़ा सोचना होगा। मेरिडियन के बारे में इन कथनों पर विचार करें। ठीक है। 1, ये समान देशांतर की रेखाएं हैं। 2, ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। 3, प्रत्येक मेरिडियन एक अर्धवृत्त बनाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? यहां पर ध्यान देना होगा। कथन 1 सही है, मेरिडियन समान देशांतर वाले स्थानों को जोड़ता है। कथन 3 भी सही है, हर मेरिडियन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक आधा सर्कल ही होता है। लेकिन कथन 2 गलत है। हाँ, कथन 2 एक पेच है, एक ट्रैप है। मेरिडियन समानांतर नहीं होते, वे भूमध्य रेखा पर सबसे दूर होते हैं और ध्रुवों पर आकर मिल जाते हैं। तो केवल कथन 1 और 3 सही हैं? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब मेंस के लिए एक वर्णनात्मक प्रश्न कैसा बन सकता है इस टॉपिक से? एक क्लासिक मेंस का सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, अक्षांश लैटिट्यूड और समानांतर पैरेलल के बीच के तकनीकी अंतर को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। अच्छा, और भूगोल में ग्रेट सर्कल की अवधारणा और विमानन और समुद्री नौवहन में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के महत्व पर चर्चा करें। और इसमें उम्मीदवार को क्या लिखना होगा संक्षेप में? तो इसमें उन्हें पहले समझाना होगा कि अक्षांश एक कोण है जबकि समानांतर एक रेखा है। फिर ग्रेट सर्कल को परिभाषित करना होगा और ये बताना होगा कि ये क्यों स्फीयर पर सबसे छोटी दूरी है। और अंत में और आखिर में फ्लाइट रूट्स और शिपिंग लेन्स का उदाहरण देते हुए इसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझाना होगा। उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा यूपीएससी की तैयारी में मदद करेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। जाने से पहले एक विचार छोड़ जाता हूँ। बताइए। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुके होना ही मौसमों का कारण है, क्योंकि इससे प्रदीप्ति वृत्त का कोण बदलता है। हाँ। अब इस पर सोचें, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर बिल्कुल भी झुकी नहीं होती, यानी 0 डिग्री झुकाव होता, तो मौसम और प्रदीप्ति वृत्त की हमारी समझ आज से कैसे अलग होती? क्या तब भी दिन और रात की लंबाई साल भर बदलती या हमेशा 12-12 घंटे ही रहती? ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है जो पूरी अवधारणा की समझ को परखता है। बिल्कुल। आज की ये सारी जानकारी डॉक्टर सुरेंद्र के लेक्चर पर आधारित थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।